नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का रण संग्राम। मैं हूं विजय खौसे। इस वक्त मेरे साथ में नागपुर के ही नहीं तो समूचे महाराष्ट्र के युवा उम्मीदवार हैं। मैं उत्तर नागपुर में हूं और उत्तर नागपुर से करीबन 26 उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं। और ये उत्तर नागपुर जो है ये अंबेडकरी विचारधाराओं का ये गढ़ है। और मेरे साथ में युवा उम्मीदवार 25 साल कंप्लीट हुए और 26 साल होते ही पहला ही चुनाव उन्होंने उत्तर नागपुर के मैदान में उतरे और उत्तर नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे मेरे साथ युवा उम्मीदवार है अथांग करोड़े मेरे साथ है, पढ़े लिखे भी है और समाज सेवा में भी रहते हैं, मगर चुनाव लड़ने का क्यों मन बनाए है यही हम आज उनसे पूछेंगे। अथांग जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम। युवा है आप, बिल्कुल। पहली बार में क्यों चुनाव मैदान में आए? क्या ऐसा सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से मैं देखता हूं कि यहाँ पर 70 से 80 साल के लोग या फिर 55 साल के लोग आमदार और हमारे खासदार बनते हैं। ये आमदार और खासदार जब बनते हैं तो स्टेज से भाषण देते हैं कि भारत युवाओं का देश है, युवाओं ने राजनीति करनी चाहिए और कहते हैं कि युवाओं ने हमको मतदान देना चाहिए। 70 से 80 साल का आमदार ये अनुभवी हो सकता है, पर क्या उसके पास में युवा जितनी ताकत है? क्या वो युवाओं को नेतृत्व देने के लिए या उनकी जन समस्याओं को समझने के लिए इतना सक्षम रह चुका है? अगर वो अनुभवी है भी तो क्या वो अपने इलाकों की नई लीडरशिप को मौका देने जा रहा है? अगर वो नहीं देने जा रहा तो हम जैसे युवा जो राजनीति शब्द का मतलब ही गलत समझ चुके हैं कि राजनीति एक दलदल है, पर वो समझ ही नहीं रहे कि राजनीति मतलब एक हिसाब से एक नीतियों का डेवलपमेंट करना जो एक जनतंत्र पे राज करेगा, जो इस लोकतंत्र को चलाएगा। तो राजनीति जैसे एक पवित्र शब्द को इन राजनेताओं ने दलदल जैसा कर दिया। बिल्कुल सही बात है। चुनाव लड़ने की एक स्टेप होती है। हाँ। पहली स्टेप बोले तो अभी शहर में यदि है तो पहले कारपोरेशन का चुनाव आता है और ग्रामीण में रहेंगे तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना पड़ता है। उसके बाद पंचायत समिति जाएगा, उसके बाद जिला परिषद जाएगा, फिर उसको जाके विधानसभा मिलती है। शहर में तो महानगर पालिका का चुनाव लड़ने के बाद में फिर आमदार का चुनाव लड़ सकते हैं। मगर आप तो नगर सेवक का भी चुनाव लड़े नहीं और डायरेक्ट स्टेप आपने विधानसभा का ले लिया। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो राजनीति है ये जन चेतना जगाने की है, ना कि गटर लाइन, सीवर लाइन और रास्ते बनाने की है। हम युवाओं ने पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहिए। हम युवाओं ने जो लोगों के मुद्दे हैं इसको विधानसभा में, विधान परिषद लेके जाने चाहिए। अगर नगर सेवक की और ग्राम पंचायत की रचना की हम बात करते तो इनका जो कार्य क्षेत्र है बहुत सीमित है। इनके कार्य क्षेत्र में रास्ते आएंगे, नल आएगा, स्कूल आएंगे, पर एक विधानसभा के आमदार के हक क्षेत्र में आता है कि उस विधानसभा के स्कूल का डेवलपमेंट। अगर वो विधानसभा में सदस्यों के साथ बैठा है तो कोई बिल पारित होगा, उसमें उसकी भूमिका रहती है। साथ ही साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आदेश देने का काम आमदार करता है। तो जब इतने काम आमदार कर सकता है, पॉलिसी लेविंग में अपने मेकिंग में वो अपना योगदान दे सकता है, तो क्यों हम लोग बेसिक चुनाव से तैयारी करें? अगर मैं युवा सक्षम ना होता, अगर मैं युवा वही होता कि जो सभी चीजों से लड़ रहा है, किसी नेता के आगे हाथ जोड़ के उसको पुष्प गुच्छ दे के उसके पीछे पीछे घूमता है, तो मैं कभी आमदार का फॉर्म नहीं भर पाता। पर मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मेरी विचारधारा में अम्बेडकरिज्म है, मेरी विचारधारा में संवैधानिक मूल्य है। इसलिए मैं जानता हूं कि एक युवक ने किस भूमिका के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने विधानसभा का फॉर्म भरा। उत्तर नागपुर बोले तो एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित सीट है। ऐसे में उत्तर नागपुर में जो दिग्गज उम्मीदवार है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की भी दिग्गज उम्मीदवार है, महायुति की भी है और करीबन 26 जो उम्मीदवार है, बहुजन समाज पार्टी की भी वहां पर उम्मीदवार है और आपके जैसे भी निर्दलीय उम्मीदवार बहुत सारे हैं। ऐसे में आप जो प्रचार कर रहे हैं या घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, मतलब बिना खर्चा का आपका प्रचार चल रहा है। चुनकर आने के लिए आपने क्या गणित जमाया है यहाँ पर? चुनकर आने के लिए बेसिकली मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जैसे बाकी आमदार कह रहे हैं कि वो गाड़ी लगा रहे, लगातार हैमरिंग कर रहे हैं। तो अभी आप इनके जो उम्र की बात है या इनके जो अनुभव की बात है, यहाँ पे दोनों ही दिग्गज नेता के सामने डॉक्टर लगा हुआ है, पर दोनों ही डॉक्टर ने उत्तर नागपुर के कितने लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए काम किया, कितने लड़कों को उन्होंने शिक्षित बनाने के लिए काम किया, कितने लोगों के यहाँ पे जो जिला परिषद की बेसिक स्कूलें थी उसको शुरू करने के लिए क्या काम किया।
अगर ये दोनों डॉक्टर अपने आप को कहते हैं, तथाकथित तौर पे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इतना शिक्षा लेके आगे बढ़े, तो इनका काम पहले था कि शिक्षा की नीति को मजबूत करना चाहिए बिल्कुल था। सही बात है। मोहल्लों की जो स्वास्थ्य नीति है उसको मजबूत करना चाहिए था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल की 150 बेडिंग की आज भी संख्या है। आज भी हम लोगों को मेयो डागा में जाना पड़ता है, हमारे घर की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को। ये अस्पताल की वो भूमिका क्लियर नहीं कर पाए। कहते हैं कि इंदौरा में मेट्रो स्टेशन लाते हैं, पर आम्बेडकर जो अस्पताल है उसकी बेडिंग संख्या ये बढ़ा नहीं पा रहे। साथ ही साथ यहाँ की जो उपलवाड़ी का जो इलाका है, ये सेमी इंडस्ट्रियल इलाका था। यहाँ पे मिहान जैसी इंडस्ट्रीज आ सकती थी, वो जगह खाली पड़ी है। अगर ये लोग बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे, रस्ते गटर नाली में ही उलझा के लोगों को रख दिया, समाज भवन बांध के देते हैं, विहार बांध के देते हैं, स्मारक बनाएंगे, रस्ते बनाएंगे, यहाँ पे इन्होंने उलझा के रख दिया। इस वजह से हमारे जैसे उम्मीदवार मैदान में है, और मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्मीदवार उत्तर नागपुर विधानसभा में 26 है। 26। पर ये मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हिसाब से किसी पर्टिकुलर लीडरशिप को आने से रोकता है। अगर मैं एक युवक हूँ, क्या यहाँ का जो बाकी समाज है, क्या वो एक युवक को एक्सेप्ट करने को रेडी है? अगर नहीं तैयार है तो मुझे अपनी भूमिका लेनी पड़ेगी। नहीं, वो बोला जाता है कि उत्तर नागपुर का बहुत बड़ा विकास हुआ है। क्या आपके नजरिया से क्या लगता है, उत्तर नागपुर का विकास हुआ है? और नहीं हुआ होगा तो क्या 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 विकास हुआ, और नहीं होगा तो क्या नहीं हुआ? जैसे कि हम लोग देखें कि आज से 25 साल पहले उत्तर नागपुर के बहुत सारी जगहों पे रास्ते नहीं थे, बिल्कुल नल नहीं था, लाइट नहीं था। पर ये परिस्थिति तो महाराष्ट्र के हर इलाकों में थी। जिस हिसाब से लोगों को आरक्षण का फायदा मिला, और उत्तर नागपुर आम्बेडकर चळवळ का गढ़ रह चुका है। यहाँ पे जब 1980 के बाद में हम भर्तियां देखें तो यहाँ पे सरकारी ड्यूटी करने वालों के लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर वो एक लाइन में रहते हैं तो होगा वहां पे कि कुछ लड़के बैंक में लगेंगे, कुछ रेलवे में लगेंगे, कुछ LIC में लगेंगे, तो वहां पे उनकी झोपड़ियां घर बनेंगी। अगर वहां पे 10 घर बने तो एक आमदार क्या करेगा? वहां पे रोड बनाएगा, क्योंकि वहां पे घरों की रिक्वायरमेंट रोड की है। उसको आगे में मतदान चाहिए तो वहां पे वो रास्ता उसको बनाना कंपलसरी है। बाबा साहब की वजह से यहाँ के सभी लोग शिक्षित हो पाए, सभी जगहों पे घर बन पाए, तो इस वजह से सब लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे घर बना पाए। तो आमदार को भी वो काम करना जरूरी है कि वहां पे रास्ते नल बनाएगा। अगर हम लोग देखें कि रास्ते नल बना लिया और यही विकास है, तो यहाँ पे इन्होंने इंदौरा में ही, जहाँ पे माननीय पालक मंत्री हमारे रहते हैं, इन्होंने अपने बस्ती में कभी एक सर्वे करना चाहिए। माजी पालक मंत्री और जो अभी हमारे विधायक है, उन्होंने अपने गलियों में अपने उनके घर के पीछे सर्वे करना चाहिए। हम जब जाते थे कोविड में खाना बांटने के लिए, हम लोग स्वयं सेवक संस्था के साथ काम करते, शब्द सैनिक दल के साथ में, मैंने देखा कि वहां पे टिकट, उसमें पानी डाला जाता है और एक आदमी सूखी रोटी खा रहा है। ये परिस्थिति यहाँ के आमदार की है। यहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी वो ले सकते हैं, यहाँ पे उनके पास में जखीरा है, यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी उनको है, पर हमारे इलाकों के लड़के यहाँ पे व्यसन कर रहे, शराब पीते, यहाँ पे अशिक्षा इतनी ज्यादा है। उनके इंदौरा में कभी वो जाके घूमे रिपब्लिकन नगर में और देखे कि मैदान के पास में लड़के नशे की गत में है या नहीं। अगर उनको ये समझ में नहीं आता कि आमदार रह के लड़कों की समस्या है, बुजुर्गों की समस्या है, लोग वहां पे खाना नहीं खा पा रहे, 300 रुपए रोजी से वहां पे महिला काम पे जा रही है, तो अगर आमदार को वह भी लगता है कि मैं जीत के आऊंगा तब ये समस्या सुलझा नहीं पा रहे, तो तब हमको खड़ा होना पड़ता है। अगर ये परिस्थिति सुलझा नहीं सकते तो लोगों को जागरूक होने की सबसे पहली जरूरत है। और मेरी लड़ाई यहाँ पे हार और जीत की नहीं है। मेरी लड़ाई है कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि 5 साल में जिस भी आमदार को चुन के दे, वो 5 साल तक उसको सवाल पूछे। अगर वो उसको सवाल नहीं पूछेंगे तो ये गुलामी की मानसिकता है। चुनकर आने के बाद तो आमदार को मिलने को भी बहुत समय लगता है। राइट, तो यही परिस्थिति बदलने के लिए तो हम मैदान में आमदार आप बनेंगे तो ये स्थिति रहेगी ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं उस ग्राउंड से निकला हूं, वो परिस्थिति मैंने अपने आंखों से देखी, वो परिस्थिति मैंने झेली है, अगर मैं 25 साल की उम्र में ये चीज समझ रहा हूं, तो 40, 50, 60 साल वाले जो लोग हमारे इलाकों में रहते, जो अनुभवी है, क्या वो ये बात नहीं समझते? मेरा जन चेतना का काम है। अगली बार मैं शायद लड़ू भी नहीं, पर मैं अपनी जन चेतना के साथ में एक ऐसे लीडरशिप इन इलाकों में तैयार करूंगा जो आने वाले आमदार को टक्कर देंगे। हमारी लड़ाई लोभ की नहीं है, हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की, और वही करते हैं। बिल्कुल। उत्तर नागपुर बोले तो अम्बेडकर विचारधारा का ये जो गढ़ है, यहाँ पे तो हर पंचवार्षिक में जो है विधायक अम्बेडकर मतलब मूवमेंट का होना चाहिए, पार्टी का होना चाहिए। खास करके रिपब्लिकन पार्टी रहेगी, या भी रिपब्लिकन पार्टी तमाम जो सारे गट है, मगर यहाँ पर जो है सारे लोग जो है बटे हैं, तो ऐसे में सारे लोग एक कट्टा नहीं आते, तो यहाँ पर अम्बेडकर एक विचारधारा का विधायक कैसे चुने जाएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो हम मध्य नागपुर की भी बात करें तो वहां पे भी हलबा कुश्ती का समीकरण है। वहां पे हम लोग देखेंगे कि 22 उम्मीदवार आए।
ऐसे महाराष्ट्र की हर विधानसभा में देखे तो 20 से 21 उम्मीदवार खड़े हैं। तब तो कोई कहता नहीं कि हिंदू समाज के वोट डिवाइड करने के लिए लोग खड़े हैं। पर जैसे ही उत्तर नागपुर की बात आती है, सोलापुर दक्षिण की बात आती है या अकोला की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि अम्बेडकर समाज कितने लोग खड़े। यहाँ पे बात ऐसी है कि हमारे समाज के लोग नई लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नई लीडरशिप आने नहीं देती, आने ही नहीं देते। उनका कहना है कि अनुभव वाला व्यक्ति वहां पे रहे, हम उसको मतदान करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। यहाँ तक कि लोगों का एक्सेप्टेंस वंचित और बसपा को भी नहीं। यहाँ के जो रिपब्लिकन चळवळ के जब एकदम समय हमारे उत्तर नागपुर में उपेंद्र शेंडे जी जीते थे, उनके भी कार्यकाल के बाद में हमने देखा कि रिपब्लिकन का गढ़ नीचे गिर गया। वो पूरे इंडिया में से एक ही आमदार थे जो रिपब्लिकन चळवळ को लेके आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने मूवमेंट के लिए कितना सारा योगदान दिया। आज भी हम लोग यही भूमिका रखते हैं कि हम सब लोग एक आएंगे। पर क्या जो बुजुर्ग इस अम्बेडकराइट मूवमेंट में अपने पैर जमाए बैठे, क्या वो बुजुर्ग जो रिटायरमेंट के बाद इस मूवमेंट में आ रहे, क्या वो हम जैसे सुशिक्षित युवाओं को आगे आने देंगे? अगर नहीं आने देंगे तो कोई नया मतदार या अम्बेडकर समाज का ही व्यक्ति किसी बुजुर्ग पे भरोसा नहीं करने वाला। वो काम अभी अथांग करोड़े करेंगे। बिल्कुल, हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे लीडर मानो। ये लड़ाई है कि हमारे समाज में हमारे जैसे जागरूक युवा तैयार करने की लड़ाई है, जो नैतिक हो, जो पैसों से लोभकारी ना हो और जो युवक चाहता है कि सच में परिवर्तन हो। हम लोग ये जानते हैं कि उत्तर नागपुर हो या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे जातिवाद की भी एक समस्या है, यहाँ पे एट्रोसिटीज की समस्या है, यहाँ पे पुलिस अत्याचार की समस्या है, यहाँ पे स्कॉलरशिप की समस्या है, यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी के साथ में जो भेदभाव है, सब क्लासिफिकेशन। ये सारी जो समस्या है संगठन नहीं है, इसी की वजह से हो रही है ऐसा लगता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि संगठन हमारे पास में बहुत है, पर संगठन के पास में लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी नहीं है। जो बाबा साहब का नाम लेके यहाँ पे संगठन तैयार होते, वो बाबा साहब को पढ़ते नहीं, वो बाबा साहब की विचारधारा के साथ में नैतिक नहीं रहते। और क्या करते हैं कि हर इलेक्शन के साथ में हमें हर एक संगठन कांग्रेस और बीजेपी के साथ में अफिलेटेड दिखता है। अगर तुम्हारे संगठन खोलने का उद्देश्य कांग्रेस और बीजेपी से हाथ मिलाने का था तो तुम पहले ही अपनी भूमिका स्पष्ट करो। अगर तुम आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो, तो समाज तुम्हारा एक्सेप्टेंस करेगा। और क्यों 15 दिन प्रचार के लिए तुम खर्चा कर रहे हो? 365 दिन, चाहे तुम्हारे पास पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, तुम्हें मैदान में खड़े होकर लोगों की समस्या के लिए लड़ना होगा, तब ये लोग तुम्हें मानेंगे कि तुम्हें आगे अथांग करोड़े अभी ऐसे ही काम करेंगे। 500 साल जो है जनता में रह के उत्तर नागपुर में काम करेंगे, युवाओं को संगठित करने का काम करेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ में लड़ेंगे, स्वास्थ्य की समस्या है इसके ऊपर में लड़ेंगे, शिक्षा की समस्या है यहाँ पर। मतलब विधायक हो या ना हो, हाँ, कार्यकर्ता के रूप में ये सारी समस्याओं के ऊपर में लड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि जब मैं जुड़ा तो मेरे फादर स्कैन नामक संस्था चलाते, जहां पे वो रेलवे वाले सभी लोग मिलके लड़कों की शिक्षा के लिए काम करते। जब मैंने इस मूवमेंट को जाना, मेरी उम्र, मैं लगभग 12 साल से इस मूवमेंट में समता सैनिक दल के कैडर कैंप से शुरुआत की। मैंने एक बात जानी कि समता सैनिक दल में आने वाले व्यक्ति ये बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और उसका क्राइटेरिया भी ये था कि जो मिलिट्री से रिटायर्ड होंगे और समता सैनिक दल में जाएंगे। पर बाद में जब अत्याचार बढ़े, परिभाषा बदली, तो वहां पे सामान्य लोगों ने भी इन्वॉल्वमेंट चालू किया। मैंने सोचा, एक डंडा लेके एक संडे को परेड करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं समाज में 365 दिन काम कर सकता? करना चाहिए, करना ही चाहिए। इसलिए मैंने जो मेरे अंदर वैल्यूज आई, जो मैंने बाबा साहब को पढ़ा, और ऐसा नहीं कि मैं अगर आज चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं कल बाबा साहब को पढ़ना बंद कर दूं। हमारे बाबा साहब को पढ़ने की जो विचारधारा है, ये आजीवन विद्यार्थी तो पढ़ना ही नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं कर सकते। हमें अगर हम लोग रोज भी एक किताब या 100 पेज भी पढ़ने की बात नहीं कर पाएंगे। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये 365 दिन चलने वाली लड़ाई है। अगर हमारे जैसे युवा हम लोग तैयार करने में सक्षम हो जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक अकेले अथांग करोड़े को स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा के लिए बात ना करनी पड़े। यहाँ पे जितने भी उत्तर नागपुर में लोग रहते, चाहे वो मुस्लिम समाज का रहो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का रहो, चाहे वो बुद्धिस्ट समाज का रहो, ये सब लोग अथांग बने, ये सब लोग बाबा साहब की विचारधारा में काम करने वाले बने। हम लोग सिलेक्टिव लीडरशिप, और आने वाले पंचवार्षिक जो 2029 का जो चुनाव होगा, पूरे युवक खड़े रहेंगे, बिल्कुल युवकों को प्रेरणा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस महाराष्ट्र के चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो एवरेज एज है ये 32 से चालू हो रही है। बहुत सारी विधानसभाओं में निर्दयी उम्मीदवार खड़े हैं, नए लड़के लोग आ रहे हैं, तो ये खुशी का भी माहौल है कि लोकतंत्र की इस उत्सव में जो युवक आ रहे हैं वो किसी उत्साह के साथ में आ रहे हैं। वो जानते हैं कि इस देश में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है तो हमें युवकों को इसमें प्रतिस्पर्धा लेनी पड़ेगी। कब तक ये बुजुर्ग लड़ते रहेंगे और कहेंगे कि आप कितने युवा हो, हाथ खड़े करो। आने वाले समय में किसको मतदान करोगे? पंजे को करोगे, कांग्रेस को करोगे, बीजेपी को करोगे?
तुम जो स्टेज पे खड़े देके भाषण कर रहे हो, पहले तो तुम्हें ही वहां से हकाल देने का काम इन युवकों ने करना चाहिए, तब जाके इस महाराष्ट्र की भूमि में, इस भारत की भूमि में हम परिवर्तन कर पाएंगे। यही विचारधारा है। नहीं, अथांग करोड़े ने विधानसभा चुनाव से शुरुआत की है। हाँ। इस मिशन में, मतलब पॉलिटिशियन में आने की। बिल्कुल। क्या पार्टी वार्टी बनाने का कुछ संकल्प है आपका खुद की? नहीं, मैं मानता हूं कि हमारे पास में जो हम लोग शाक्य कुल से देखते आ रहे, तो गौतम बुद्ध के भी संघों का डिवाइडेशन हुआ, अशोक सम्राट के काल में भी डिवाइडेशन हुआ, और बुद्ध जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 में धम्म दीक्षा दी, और उसके बाद में जो रिपब्लिकन पार्टी का गठन नहीं हुआ था, सिर्फ संविधान बना था। संविधान का इम्प्लीमेंट करते करते जब हमारे जो चळवळ के लोग आए, इन्होंने क्या किया, हर इंसान को लीडर बनना था, और हर इंसान अपने अपने लीडरशिप बनाने के चक्कर में 4 खासदार भी चुन के आए, एक ही की बात हुई, पर उसके बाद में सब अलग हो गए। आज वंचित है, बीएसपी है, आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, हजारों पार्टियां है। हजारों पार्टी के एबी फॉर्म में देखता हूं कि हजारों पार्टियां एबी फॉर्म बांटने को तैयार है। हमारा ये कहना है, आज एक ही की बात करना, मैं कहता हूं कि ये एक प्रकार से निरर्थक है। तो यह एक ही करने के लिए आप लड़ेंगे पूरा समाज ने, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, सामाजिक संगठनों की, इसके लिए आप काम करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तब ये अम्बेडकराइट पार्टियां समझ जाएंगी कि हमें एक ही की क्या जरूरत थी। अगर ये 2029 तक भी सतर्क नहीं हुए, तो आने वाले 2029 के चुनाव में जब ये एक ही समय पे चारों बटन दबाएंगे, नगर पालिका की, विधानसभा की, लोकसभा की, तब इनको समझ में आएगा कि जो नेशनल पार्टीज ने खेल कर दिया और हमारे रीजनल पार्टीज को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा है, तब इन्हें समझ में आएगा कि एक ही क्या जरूरत थी। अभी ये जो 5 साल हमारे पास में बाकी है, अगर इस रिजल्ट के बाद में हमारे पास में निराशा आती है, तो भी पूरे उत्साह के साथ में इस बार ये लीडर्स काम नहीं करेंगे, तो हमारे जैसे युवक खड़े हो जाएंगे और इनको एक प्रकार से चेताने की कोशिश करेंगे कि अभी अगर आपने फिर से ये गलती की, तो युवक शांत बैठेंगे नहीं, आप अपनी पार्टी लेके अलग हो जाइए, हम लोग एक ही करने के लिए अलग से बड़ी बड़ी पार्टियां जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर प्रचार करते हैं। लोकसभा में भी देखे हैं हमने, संविधान का नैरेटिव सामने लाकर चुनाव लड़े हैं, और जिसके कारण जो अम्बेडकरी विचारधारा के लोग थे पूरे महाविकास आघाड़ी के तरफ में गए। क्या लगता है ऐसे समय में जो अम्बेडकरी जो मतदाता है, इसको समझने की जरूरत है अम्बेडकरी मतदाताओं को? देखिए, मैं इस पे बहुत बड़ा मत रखता हूं, पर इसको संक्षिप्त में बताऊंगा कि जिस हिसाब से हम लोग देखें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की टू करते, एक 1 करते, एक फिर 2 करते। अब भारत जोड़ो यात्रा में रखते संविधान नैरेटिव है उनके लिए, और जिस हिसाब से खड़गे जी को वो अध्यक्ष बनाते हैं कांग्रेस का, तो उन्होंने जाना कि जब भाजपा की सरकार स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व लेके आती है, तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की कांग्रेस है, इसको क्या नैरेटिव लेके जाना है। वो ओबीसी जनगणना की बात कर रहा है, वो कास्ट सेंसस की बात करने लगे, वो संविधान की किताब हाथ में लेके चलने लगे। जिस कांग्रेस ने इस देश में 200 के ऊपर संविधान में अमेंडमेंट कर दिए, वो कहता है कि संविधान बचाना है। बीजेपी तो उसी के इंप्लीमेंट को आगे बढ़ाने की एक दूसरी आइडियोलॉजी है। यहाँ पे हमारे लोगों को भी समझने की बात है कि सत्ता के भूखे ये लोग किस हिसाब से संविधान का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता फिर से बरकरार रखना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी ने राज्यसभा में किसी दलित, महार, चमार समाज के, मातंग समाज के आदमी को भेजने की यहाँ पे गुजारिश की? क्या विधान परिषद में बौद्धिस्ट समाज के आदमी कांग्रेस ने भेजा? अगर वो इनको चुनने के लिए या इनको राज्यसभा, लोकसभा में अच्छा प्रतिनिधित्व देने के लिए काम नहीं कर रहे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनका षड्यंत्र पहले ही लेवल में खत्म कर दिया जाए। इन लोगों के, ठीक है, अगर ये हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट के खिलाफ में, उनके खिलाफ में एक सीट दी गई। ऐसी कितनी सारी जगह है जहां पे बुद्धिस्ट आमदार जीत सकता था। बाबा साहब आम्बेडकर को हराने के लिए भी कांग्रेस ने अकोला में यहाँ पे सीट दी। बराबर, मायावती जी के भी सीटों के आगे में ये सीट देते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने 6 जगह पर समर्थन दिया, बिल्कुल, लेकिन बाबा साहब को समर्थन नहीं मिला। तो आपकी व्यवस्था कैसे काम करती है? आपकी व्यवस्था चाहती है कि अम्बेडकराइट आदमी जब लीडर बनेगा, तो इनका जो मतदान है उस आदमी की तरफ, तो ये अपने लोगों ने भी समझना चाहिए ना। बिल्कुल, ये हमारे लोगों के विवेक की बात है। अब जब मैं प्रचार के लिए निकलता हूँ, मैं स्पीकर लेके निकलता हूँ, हमारे 5 साथी साथ में रहते पीपीआईडी के, हम लोग देख रहे हैं कि मैं भाषण देता हूँ, मैं लोगों से ये अपील नहीं करता कि मुझे मतदान करो। बिल्कुल, मैं कहता ही नहीं हूँ कि हमारी लड़ाई जीत हार की है, हमारी लड़ाई सामाजिक चेतना की है, क्योंकि इनके भोंगे और इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों से हम लोग कमजोर है, पर विचारिक लेवल पे इनसे कई गुना आगे। नहीं, ये बात सही है, उनका प्रचार चाहे डिजिटल देखेंगे, मगर विचार नहीं है।
वो विचार जो है अथांक करोड़ जो देते हैं मतदाताओं के पास जा जाकर। निश्चित रूप से एक आखिरी सवाल है, आप चुनाव के मैदान में हो और खास करके उत्तर नागपुर अनुसूचित जाति के राखीव मतदार संघ से, और उसमें भी युवा उम्मीदवार हो, आपके ब्लूप्रिंट क्या रहेंगी उत्तर नागपुर के लिए? आपने क्या सोचा है? जब चुनाव लड़ना है आपको, तो आपने आपकी ब्लूप्रिंट रखी होंगी, मतदाताओं को समझाते होंगे कि भाई मैं यदि मान लो मेरे को वोट दो, मेरा ये काम रहेगा, मैं ये करूंगा। आपके ब्लूप्रिंट क्या बना के रखी है आपने मतदाताओं को बताइए। मेरी ब्लूप्रिंट बहुत ही क्लियर है और विजनरी है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की यहाँ डिमांड करता हूँ। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल है, उसको ही मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयासरत रहूंगा। दूसरा मेरा यह कहना है कि यहाँ का जो युवक अपनी पढ़ाई करने के लिए पुणे मुंबई जा रहा है, इसको वो जो शिक्षा है उत्तर नागपुर में मिले, हम लोग ऐसी संस्थाओं का निर्माण करके। तीसरा और मेरा बहुत मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि मैं गटर लाइन, सीवर लाइन, रास्ते, समाज भवन, इनके लिए काम नहीं करने वाला। बिल्कुल, ये काम नगर सेवक लेवल का है, ये काम पीडब्ल्यूडी लेवल का है। मेरा काम है विधानसभा में मेरे लड़कों के रोजगार के प्रश्न लिखना, मेरे जो महिलाएं हैं जिनको 300 रुपए से रोजी के लिए काम पे जा रहा है, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं करना। कामगार जो है, जो असंगठित कामगार है, जो हर जगहों पे ठिया बना के जो मजदूर रहते हैं, उनके लिए मिनिमम वेजेस की यहाँ पे संकल्पना आना। मैं कोई किट वाटप करने के ऊपर में 1500 रुपए देने के ऊपर भरोसा ही नहीं करता। उनके लड़कों को अच्छी शिक्षा कि वो 1500 से क्या 15,000 रुपए महीना कमा पाए, उनकी लड़कियों को अच्छी शिक्षा कि वो बड़ी अधिकारी बन पाए, सुरक्षा मिले, ज्ञान मिले, स्वास्थ्य मिले। मेरी लड़ाई है लोगों की जन चेतना लाने की, मेरे अंदर मेरी जो लड़ाई है लोगों को जागरूक करने की। और तीसरा जो आखिरी मेरा पॉइंट है, इस देश में सबसे मेन पॉइंट है पुलिस अत्याचार को रोकना। यहाँ पे पुलिस एट्रोसिटी के लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे मैं सत्ता में आऊं ना आऊं, पर लोगों के पास में बोलने के लिए जो मुंह है, हाथ लिखने के लिए जो हाथ है, इसकी स्वतंत्रता हो। लोग किसी भी चीजों के बहकावे में ना आए, उनकी इंक्वायर माइंडसेट का है जो बाबा साहब कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में, कंपैशन, लव, हार्मोनी बने, इंक्वायर माइंडसेट का डेवलपमेंट हो, अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए काम हो। ये सब हम काम करने जा रहे हैं। देश के राष्ट्रीयकरण के लिए काम करेंगे कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड ना होते हुए एक बोर्ड की निर्मित हो। यहाँ पे जो शेतकरी आत्महत्या है उसको रोकने के लिए काम हो। यहाँ पे जो एम्स अस्पताल है उसका राष्ट्रीयकरण हो। क्यों नागपुर में आके एक मध्य प्रदेश का आदमी भर्ती होता है, मध्य प्रदेश में भी इसकी संकल्पना हो, या भंडारा में भी इसकी संकल्पना हो, अमरावती में भी, हर जिले में हो। हर पशु कल्याण के लिए काम करना चाहिए कि पशुओं के लिए भी सब अस्पताल बने, पशुओं के लिए भी यहाँ पे चीजें मिले। ऐसी हर वो चीज हो जो बुद्ध के काल में थी, जो सम्राट अशोक के काल में थी, जो बाबा साहब की चेतना थी, रिपब्लिकन मूवमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको लागू करने के लिए काम करेंगे। गर्डर लाइन, सीवर लाइन और रस्तों के काम करने वालों को आमदार का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये युवक है, पॉलिसी मेकिंग के लिए लड़ेगा, लोगों के जनहित के लिए लड़ेगा। यही मैं आशा करके चुनाव में उतरा हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में लोग भी हम जैसे युवाओं को मौका देंगे और इस विधानसभा में एक नए युवक, नए क्रांति को पहुंचाने में। 20 तारीख को चुनाव है, चुनाव चिन्ह और वो मतदाताओं को भी आपको वोट तो मांगना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप सबने हम लोगों का एक संवाद देखा, तो मैं अथांग करोड़े महाराष्ट्र के सबसे युवा उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मेरी उम्र 26 साल है। आप सबसे आशा करता हूं कि उत्तर नागपुर विधानसभा 57 से आप इन बुजुर्ग आमदारों को एक मौका ना देते हुए इस युवक को मौका दे और इस उत्तर नागपुर विधानसभा से एक ऐसी आवाज विधानसभा में पहुंचाए जो आपके हक, अधिकार और आपके संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेगी। केटली मेरा चुनाव चिन्ह है, 17 नंबर ईवीएम पर एक बटन है। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये थे हमारे साथ में उत्तर नागपुर के युवा उम्मीदवार, तड़पदार उम्मीदवार, बुद्धिजीवी उम्मीदवार, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, समता सैनिक दल के कमांडर भी है। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बताया है कि युवा जो है, युवाओं ने सामने आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उत्तर नागपुर से शुरुआत की है। महाराष्ट्र में जितने भी 7-8 हजार लोग जो चुनाव मैदान में है, उसमें से आप सबसे छोटे हैं, मेरे को लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी बहुत जाना है। तो निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा रहेगी, क्योंकि ज्यादातर युवा लोग सामने आते नहीं है, पर अभी चुनाव के मैदान में भी युवाओं ने सामने आना चाहिए। यही कहना जो है अथांग करोड़े का भी है। और जो उन्होंने बताया है कि उत्तर नागपुर के लिए शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, न कि वो गटर लाइन वगैरह के नहीं, क्योंकि वो नगर सेवक का मामला है।
बड़े लेवल पे जो बातें होती है उसके लिए वो काम करेंगे। और खास करके जो है सभी समाज के है, एक समाज के लिए काम नहीं करेंगे, वो सभी समाज के लोगों को जगाने का वो काम करेंगे। इसीलिए जो है उन्होंने जो उत्तर नागपुर से अपनी उम्मीदवारी दायर की है। 20 नवंबर को चुनाव है, तो आप चुनाव के पोलिंग बूथ पर जाइए और 20 नवंबर को पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान का अधिकार वहां पे बजाइए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से ये अधिकार अपने को दिया है। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। 20 तारीख को चाहे अपने पास में कितने भी काम धंधे महत्वपूर्ण होंगे ना, उसको आप बाजू में रखिए, मगर वोट डालने अवश्य जाइए। वोट किसी को भी करिए, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन 20 नवंबर को आप पोलिंग बूथ पर जाइए, मतदान कीजिए। और 23 नवंबर को जो है इसके परिणाम आएंगे। उत्तर नागपुर का विधायक कौन होगा ये 23 तारीख को आपको दिखाई देगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।